जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुमी एकेडमी पर। हमने आपको कारक बताए थे और उसमें बताया था कि कारक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक वो होता है, हमने बताया था कि अगर आप किसी वाक्य का प्रयोग करेंगे तो कारक, जब तक उसमें कारक की कोई विभक्ति नहीं लगी होगी तब तक हमारा वाक्य कैसा होता है? अधूरा। कैसा होता है? अधूरा। और हमने आपको ये बताया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। उसमें हमने आपको 3 प्रकार के बता दिए थे, जिसमें हमने बताया था कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं और कर्ण कारक किसे कहते हैं। तो आपको ये सब देखने के लिए आपको हमारा पिछला वाला वीडियो देख लेना होगा। कौन सा? पिछला वाला। उसमें हमने आपको डिटेल में बताया। आज हम पढ़ने वाले हैं संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। नंबर 4 हो जाता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति या कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए या फिर को। इसकी विभक्ति होती है के लिए या फिर को। और इसकी हमारी परिभाषा क्या होती है? कर्ता जिसके लिए कार्य करे या जिस उद्देश्य के लिए कार्य करे, वो हमारी संप्रदान कारक की परिभाषा हो जाती है। लेकिन हमको परिभाषा नहीं याद करनी है, परिभाषा नहीं देखनी है, हमको कुछ शब्द देखने हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जिससे हमारे क्वेश्चन कैसे होते हैं? सॉल्व। हमारी विभक्ति कारक की हमें विभक्ति देखनी है। कारक की विभक्ति क्या कहती है? के लिए या फिर को। यहाँ पर चिन्ह आएगा वाक्य में हमारा, अगर हम कोई वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसमें हमारा चिन्ह आएगा के लिए या फिर को। और हमारा इसमें आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। जैसे विभक्ति तो हमारी के लिए या को हो जाती है, लेकिन आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, जैसे आदान प्रदान करना, प्रदान, या फिर लेन देन का भाव, या किसी के लिए सम्मान प्रकट होगा। क्या होगा? सम्मान दिखेगा किसी के लिए, सम्मान अपने से बड़े के लिए। तो यहाँ पर किस तरह से हमारे वाक्य में क्वेश्चन दिखेंगे कि आदान प्रदान, किसी चीज के लिए आदान प्रदान, आप जानते हैं किसी चीज को देना, लेना या देना। और लेन देन का भाव, किसी चीज, लेन देन का भाव भी आप अच्छे से जानते हैं। सम्मान भी आप अच्छे से जानते हैं कि हम अपने बड़ों का सम्मान किस तरह से करते हैं। तो वो हमारे इस तरह से आएंगे। आपको वाक्य प्रयोग करके बताते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। कि अभी आपको नहीं पता कि लेन देन का भाव किस तरह से, आदान प्रदान किस तरह से, नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन हम आपको क्या बताएंगे? वाक्य, उसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने पहला वाक्य लिखा, राजा ने प्रजा को वस्त्र दिए। और हमारा दूसरा हो जाता है, पिताजी को सादर प्रणाम। पिताजी को सादर प्रणाम। जैसे आपसे कहा राजा ने प्रजा को वस्त्र दिए, तो यहाँ पर क्या है? राजा ने प्रजा को वस्त्र दिए, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? लेन देन का भाव। क्या दिख रहा है? लेन देन का भाव। तो यहाँ पर आपको राजा प्रजा को वस्त्र दे रही है, तो कैसा? लेन देन का भाव प्रकट हो रहा है ना, कि राजा ने प्रजा को वस्त्र दिए, राजा ने प्रजा को वस्त्र दिए। तो वहां पर हमारा कैसा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। इस तरह से आप पहचान लेंगे। जैसे पिताजी को सादर प्रणाम, तो हमने कहा था कि यहाँ पर जहां पर आपको सम्मान दिखे, सम्मान कैसा, कि हम किसी बड़े का सम्मान किस तरह से करते हैं, उस तरह से। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं पिताजी को सादर प्रणाम। तो यहाँ पर हम पिताजी का सम्मान ही तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सम्मान। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। और यहाँ पर देखिए संप्रदान कारक विभक्ति क्या होती है? के लिए या फिर को। तो राजा ने प्रजा को वस्त्र दिए। आपको इसमें पूछ लिया जाए यहाँ पर हमारी कौन सी कारक विभक्ति है, तो यहाँ पर कौन सी है?
को कारक विभक्ति। कौन सी है? को कारक विभक्ति। और को कारक विभक्ति किसमें होती है? संप्रदान कारक में। किसमें होती है? संप्रदान कारक में। जैसे आपसे दूसरे भाग में पूछा पिताजी को सादर प्रणाम, तो आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि यहाँ पर हमारी विभक्ति या फिर कारक चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा है? को। कौन सा है? को। तो आप इस तरह से पहचान लेंगे, यहाँ पर हमारी कारक विभक्ति के द्वारा पहचान लेंगे, या फिर इस तरह से पहचान लेंगे जहां पर लेन देन का भाव या फिर आदर या सम्मान किसी का किया जाए या फिर आदान प्रदान किया जाए, वहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। और अगला हमारा हो जाता है कौन सा? अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा? अपादान कारक। नंबर 5 अपादान कारक। इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या कहता है? इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या क्या कहता है? से अलग। क्या कहता है? से अलग। से अलग। आपको इसकी विभक्ति से ही पता चल रहा होगा कि कोई चीज किसी चीज से अलग होगी या फिर किसी चीज से अलग दिखेगी, वहां पर हमारा क्या होगा? अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। यहाँ पर हर चीज अलग होती हुई दिखेगी, किसी चीज से अलग दूर होती हुई दिखे, वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जैसे टेड का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये वो कई बार, ये डायरेक्ट कई बार पूछ लिया गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ना कि वो पेड़ में जाके उसमें लग रहा है। तो यहाँ पर जो चीजें अलग होती हुई दिखेंगी वो कैसा हो जाएगा? अपादान कारक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जो याद करने के लिए क्या लिखना है? जो चीज, जो वस्तु किसी चीज से अलगाव प्रकट करे, अलगाव प्रकट करे, वहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। जैसे आपसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है। और नंबर 3 सीता कुत्ते से डरती है। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल होता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां से पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर रहा है, अलग हो रहा है। तो वहां पर क्या है? वो उस चीज को अलगाव प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? अलगाव प्रकट कर रहा है। जहां पर अलगाव दिखे वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जैसे दूसरा वाक्य हो जाता है हिमालय से गंगा निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलकर दूर जा रही है, गंगा हिमालय से निकलकर दूर जा रही है। तो वहां पर जहां हमारी चीजें दूर दिखें तो वो हमारा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो गंगा हिमालय से निकल रही है। कहां से निकल रही है? हिमालय से। और हमारी विभक्ति क्या है? से विभक्ति, से कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह है? गंगा हिमालय के बाद कारक चिन्ह कौन सा है? से कारक चिन्ह। तो आप इस तरह से पहचान लेंगे। जैसे तीसरा वाक्य कहता है सीता कुत्ते से डरती है। तो सीता कुत्ते से डरती है, कुत्ते से डरकर वो उसके पास नहीं जाएगी। कुत्ते से जब वो डर रही है तो वो डरकर भागेगी ना, तो वो कुत्ते से अलग हो रही है। अगर कुत्ता आपसे भौंक रहा है तो आप क्या उसके पास जाएंगे? पास नहीं जाएंगे ना, उससे आप डरकर भागेंगे ही। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? वही तो कह रहा है कि सीता कुत्ते से डर रही है। तो सीता कुत्ते से डर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुत्ते से डरकर अलग भाग रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक।
जैसे हमने कहा कि राम मोहन से सुंदर है, राम मोहन से सुंदर है, तो यहाँ पर राम मोहन से सुंदर है, तो वहां पर क्या हुआ, वो उससे अलग हुआ ना कि वो सुंदर है लेकिन उससे ज्यादा सुंदर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अलग हुआ वो। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि जहां पर चीजें दूसरे इंसान से अलग अलगाव प्रकट करें वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। जैसे हमने लिया था कि राम मोहन से सुंदर है, तो राम की तुलना किससे की जा रही है, मोहन से। किससे की जा रही है, मोहन से। तो आप इस तरह से पहचानेंगे कि अगर कहीं पर तुलना प्रकट हो, किसी चीज से हमारी तुलना की जाए, तो वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है, कौन सा होता है, अपादान। तो यहाँ पर हमारा वाक्य क्या कहता है कि राम मोहन से सुंदर है, अर्थात उसकी तुलना मोहन से कर दी गई है कि वो मोहन से ज्यादा सुंदर है, तो वो अलग हुआ, उससे अलग हुआ, तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक। क्या होगा, अपादान कारक। अगला हमारा होता है अधिकरण कारक। ये हमारा कौन सा हो जाता है, अधिकरण कारक। कौन सा हो जाता है, अधिकरण कारक। नंबर 6 अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति क्या कहती है, विभक्ति या चिन्ह क्या कहता है, में पेपर, में पेपर, पेपर। जहां पर आपको में पेपर शब्द मिले, इसकी विभक्ति में पेपर होती है अधिकरण कारक की। लेकिन आपको हमने इसमें एक शब्द दे दिया कब्जा। क्या दे दिया, कब्जा। आपको ये याद रखना है कि कब्जा, कब्जा का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति उस चीज पर अपना अधिकार जमाए हुए है या फिर कब्जा किए हुए है, वहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। अब किस तरह का अधिकार, किस तरह से कब्जा किए हुए, ये हम एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि नेताजी द्वार पर खड़े हैं। देखिए, नेताजी द्वार पर खड़े हैं, तो हमारा वाक्य कहता है कि नेताजी द्वार पर खड़े हैं। अरे भाई, जब नेताजी द्वार पर खड़े हैं तो वहां पर वो स्थान या कोई जगह घेरे हुए है ना, उस जगह पे क्या किए हुए, कब्जा किए हुए, अपना अधिकार जमाए हुए हैं, ना कि वो द्वार पे खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो जमीन से लटके हुए हैं, नहीं, वो कैसे खड़े हुए हैं, उस चीज पर खड़े हुए हैं जहां पर उनका कब्जा हो गया है। वो द्वार पर खड़े हुए हैं तो उनका वहां पर उस जगह पर अभी कब्जा हुआ है। जैसे आपसे कहा कि बिल्ली मेज पर खड़ी है, दूसरा वाक्य क्या होता है, बिल्ली मेज पर खड़ी है। तो यहाँ पर बिल्ली मेज पर खड़ी है, तो बिल्ली मेज पर खड़ी है, बिल्ली मेज पर अपना क्या किए हुए, अधिकार किए हुए। क्या किए हुए, अधिकार किए हुए, कि बिल्ली उस मेज पर बैठी हुई है या फिर खड़ी है, तो वो उस जगह पर अपना अधिकार जमाए हुए है या अपना कब्जा किए हुए है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से वाक्य आएंगे कि वो हमारा अधिकरण कारक के अंतर्गत किस तरह से वाक्य आते हैं कि कोई चीज किसी चीज पर कब्जा किए हो या फिर अपना अधिकार जमाए हुए या फिर कोई स्थान कवर किए हो। इस तरह से आप पहचानेंगे, किस तरह से, कि कोई चीज या फिर किसी चीज पर अपने अधिकार किए हो या फिर कब्जा किए हुए हो या फिर उस स्थान को घेरे हुए हो। 3 तरह से आप अपने वाक्य को पहचान सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, हमारा अगला वाक्य होता है गाड़ी में पेट्रोल डाल दो। तो देखो, गाड़ी में पेट्रोल डाल दो,
वाक्य हमारा कह रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल डाल दो। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो वो पेट्रोल उस गाड़ी में जाकर के अपना स्थान कवर करेगी। क्या करेगी? स्थान कवर करेगी, ना कि वो आप पेट्रोल डालेंगे और नीचे से निकल जाएगी। नहीं, वो उस टंकी में जाकर अपना स्थान ही तो कवर करेगी। तो यहाँ पर आप उस पेट्रोल ने वहाँ पर गाड़ी में जो हमने जहाँ पर पेट्रोल डाला है वो उसने क्या किया है? अपना अधिकार किया है, उस कब्जा किया है, या फिर उतना स्थान कवर किए रखा है, उसने उतना स्थान कवर कर लिया है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे कि आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे कि वो नीचे से निकल जाएगी। नहीं, आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे वो नीचे से नहीं निकलेगी, वो उस टंकी में अपना स्थान कवर करेगी। तो आप इस तरह से पहचानेंगे कि कोई भी चीज या वस्तु या व्यक्ति या किसी चीज का कोई स्थान कवर किए हुए हो, या फिर किसी पर कब्जा किए हुए हो, या फिर अपना अधिकार जमाए हुए हो, वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। तो यहाँ पर आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि इसमें हमारी अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है। तो आप अच्छे से पता है आपको अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में, पे, पर। क्या होती है? में, पे, पर। तो आपसे इसमें पूछा नेताजी द्वार पर खड़े हैं, इसमें हमारी कारक चिन्ह की विभक्ति बताइए या कारक चिन्ह बताइए, अधिकरण कारक का चिन्ह बताइए या फिर विभक्ति बताइए। तो आपको अच्छे से पता है कि हमारी अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में, पे, पर। तो यहाँ पर आपने बाकी को पढ़ा, नेताजी द्वार पर खड़े हैं, तो क्या विभक्ति है? पर। क्या आया? पर। और यहाँ पर बिल्ली मेज पर खड़ी है, तो यहाँ पर विभक्ति क्या है? पर। क्या है? पर। गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, तो यहाँ पर आपसे पूछा कि इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति बताइए। तो यहाँ पर क्या है? गाड़ी में पेट्रोल डाल दो। तो यहाँ पर आपकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या होता है? में। क्या होता है? में। तो आप इस तरह से पहचान लेंगे। समझ आ गया होगा ना कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। और हमारा अगला हो जाता है संबंध कारक। क्या हो जाता है? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या कहता है? कारक, इसकी विभक्ति या कारक चिन्ह क्या कहता है? का, की, के। इसके बाद हमारा क्या मिलेगा? का, की, के, रा, री, रे, रा, री, रे, ना, ना, नी, रे, ने। तो आप इसमें एक चीज देखेंगे कि आप कहेंगे कि मैंने इस तरह के वाक्य में का, की, के तो अच्छे से मुझे पता है कि ये किसी संबंध को दिखाता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है रा, री, रे और ना, नी, ने किस तरह से आते हैं। तो ध्यान रखिए ये किस तरह से वाक्य में प्रयोग होंगे। ये सर्वनाम शब्द के साथ लगे होंगे, सर्वनाम शब्द के साथ इनका प्रयोग होगा। जैसे आपसे कहा सर्वनाम क्या होते हैं? मेरा। तो यहाँ पर ये मेरा शब्द, यहाँ पर ये रा, में के साथ रा लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लगा होगा में के साथ, में कारक के साथ क्या लगा हुआ है? रा। और जैसे हमने कहा मैंने, मैं, और इसमें हमारा कारक चिन्ह क्या लगेगा? ने। तो ये सिरोरेखा के साथ जुड़ जाता है। केस कैसा हो जाता है? हमारा ये कारक चिन्ह रा, री, रे और ना, नी, ने कारक चिन्ह सर्वनाम के साथ लगे होंगे। किसके साथ? सर्वनाम के साथ। लेकिन वो सर्वनाम के साथ लगे होंगे, लेकिन वो किस तरह से लगे होंगे? वो आपके सिरोरेखा से जुड़े होंगे। मैं शब्द के साथ ने कारक चिन्ह लगा होगा तो वो सिरोरेखा के साथ जुड़ा है। में शब्द के साथ रा सर्वनाम कारक लगा होगा तो वो भी सिरोरेखा के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से आपको मिलेंगे। और यहाँ पर संबंध कारक चिन्ह, आपको संबंध कारक चिन्ह से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का संबंध दिखेगा। यहाँ पर किसी चीज का संबंध किसी दूसरे से दिखेगा। और संबंध किस तरह से होता है? दो चीजों में होता है संबंध, दो चीजों में होता है।
तो यहाँ पर और कारक विभक्ति क्या कहती है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, रे। आपको ये तो हमने अच्छे से समझा दिया कि ये इस तरह से आएंगे, सर्वनाम के साथ प्रयोग होंगे, और ये का, की, के, रा, री, रे ये लगे होंगे। तो जहां पर आपको किसी चीज का किसी चीज से संबंध दिखे तो वहां पर आप क्या कौन सा कारक चिन्ह करेंगे? संबंध कारक चिन्ह। कौन सा कारक चिन्ह करेंगे? संबंध कारक चिन्ह। जैसे आपसे कहा कि वह मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य कह रहा है कि वह मेरी गाड़ी है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जहां पर आपको रा, री, रे या फिर ना, नी, ने शब्द मिले वो किस तरह से प्रयोग होंगे? एक सर्वनाम के साथ प्रयोग होंगे। किस तरह से? सर्वनाम के साथ। और सर्वनाम के साथ कैसे? वो एक ही श्रो रेखा में जुड़े होंगे। किस तरह से? श्रो रेखा उनकी जुड़ी होगी, ना कि वो अलग अलग नहीं होंगे, वो श्रो रेखा के साथ जुड़े होंगे। तो यहाँ पर वह मेरी गाड़ी है, उसका संबंध किससे दिखा रहा है? गाड़ी से। किससे दिखा रहा है? इस जो वह कोई इंसान है उसका संबंध किससे दिखा रहा है? गाड़ी से। उसकी गाड़ी है ना, तो उसका संबंध गाड़ी से दिखा रहा है। लेकिन आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि हमारा कारक चिन्ह कौन सा है, तो आप कहेंगे कि में सर्वनाम के साथ रा कारक चिन्ह जुड़ा है। तो यहाँ पर हमारा री कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह री हो जाएगा। जैसे आपसे कहा कि सीता की बहन गीता स्कूल जा रही है। सीता की बहन गीता स्कूल जा रही है। तो यहाँ पर आपसे कहा सीता की बहन गीता स्कूल जा रही है। सीता का संबंध किससे दिख रहा है? गीता से, कि वह उसकी बहन है। इस तरह से दिख रहा है ना कि सीता का संबंध गीता से है, कि गीता उसकी बहन है। तो वो आपस में दो कैसे हुए? संबंधी हुए। कैसे हुए? संबंधी। तो संबंध दो चीजों में होता है। तो यहाँ पर सीता का संबंध किससे दिख रहा है? गीता से। लेकिन हमारा कारक चिन्ह क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? की कारक चिन्ह। क्या? तो यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा हो जाता है? की कारक चिन्ह। कौन सा हो जाता है? की कारक चिन्ह। तो आप इस तरह से पहचान लेंगे। हमने आपको ये भी बता दिया कि रा, री, रे किस तरह से होगा और का, की, के किस तरह से होगा। जैसे आपसे हमने दूसरा वाक्य लिया कि विजय का भाई बहुत सुंदर है। विजय का भाई, विजय का भाई बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हमारा वाक्य क्या कहना चाह रहा है कि विजय का भाई बहुत सुंदर है। विजय का संबंध किससे दिख रहा है? उसका भाई। तो उसका संबंध उस अपने भाई से तो है कि वो उसका भाई है। तो वहां पर क्या दिख रहा है? संबंध दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संबंध दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कारक चिन्ह भी दिख रहा है कि विजय का भाई। किसका भाई? विजय का भाई। तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि जहां पर हमारा का चिन्ह कारक चिन्ह लगा होगा वो हमारा क्या दिखाएगा? संबंध दिखाएगा। किसी चीज का दूसरे से संबंध दिखाएगा। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का हो गया और विजय का भाई सुंदर, बहुत सुंदर है। तो विजय का संबंध उसका भाई, तो वो आपस में कैसे हुए? भाई भाई संबंध हुआ ना उनका आपस में। तो इस तरह से पहचान लेंगे। अगला हमारा हो जाता है संबोधन। कौन सा? नंबर 8 हमारा कौन सा हो जाता है? संबोधन कारक। कौन सा हो जाता है? संबोधन कारक। नंबर 8 संबोधन। कौन सा हो जाता है? संबोधन कारक। तो यहाँ पर आपकी कारक विभक्ति क्या होगी? हे, हरे। कौन सी होगी? हे, हरे। तो इस तरह से आपको कारक विभक्ति मिलेगी। लेकिन इसमें आपको एक चिन्ह मिलेगा। कौन सा? विस्मयादिबोधक। कौन सा?
विस्मयादि बोधक। यहाँ पर आपको चिन्ह मिलेगा विस्मयादि बोधक, और आपको इस तरह से नहीं पता है तो आप किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर आपको किस तरह से चीजें मिलेंगी, दुख, जहाँ पर किसी चीज का दुख दिखे, या फिर सुख, वहां जहाँ पर किसी चीज का सुख दिखे, या फिर एकदम खुशी, किसी चीज की एकदम से खुशी, हर्ष, चिंता, भाव, ये चीजें दिखें, तो वहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक। तो यहाँ पर आपको दुख, सुख, हर्ष या खुशी, इन चीजों का भाव दिखे, वहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाता है, संबोधन कारक। जैसे आपसे कहा कि हे राम ये क्या हो गया, आपसे कहा हे राम ये क्या हो गया, और इसके बाद आपको चिन्ह मिलेगा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का चिन्ह हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से चिन्ह मिलेगा। तो आप कहेंगे कि कोई इंसान चिंता में बैठा हुआ है और वो कह रहा है हे राम ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि संबोधन कारक उसे कहते हैं जहाँ पर किसी चीज का दुख, सुख, चिंता, हर्ष या एक वो खुशी प्रकट हो, वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोई दुखी व्यक्ति है और वो भगवान राम, वो राम जी से, कोई दुखी व्यक्ति है वो कह रहा है कि हे राम ये क्या हो गया, तो यहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो रहा है ना, और जहाँ पर दुख का भाव प्रकट हो वहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाता है, संबोधन कारक। और आपको क्या दिखा, हे, क्या दिखा, हे, कारक चिन्ह क्या दिखा, हे। और आप अगर इस तरह से नहीं पहचान पाए हैं तो आपको क्या दिखा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या दिखा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे आपसे कहा वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल कहता है जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति एकदम खुश हुआ है, उस जो सामने जो मतलब दृश्य दिख रहा है उसे देखकर खुश हुआ है और कह रहा है वाह कितना सुंदर दृश्य। तो यहाँ पर क्या, उस इंसान को खुशी हो रही है, तो यहाँ पर सुख का, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। और हमारा कारक चिन्ह क्या हो जाता है, वाह। और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या मिला, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिला, क्या मिला, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिला। तो आप इस तरह से पहचान लेंगे कि यहाँ पर हमारा संबोधन कारक किससे कहते हैं, जहाँ पर दुख, सुख, हर्ष, चिंता, भाव इन चीजों का बोध हो, वहां पर हमारा कौन सा कारक हो जाता है, संबोधन कारक। तो आपको कारक अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आप किस तरह से उस कारक की किस तरह से पहचान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको